नमस्कार, आप देख रहे हैं फंडनामा। मैं हूं पंकज मटपाल। फंडनामा के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड की CIO इक्विटी मिस अपर्णा शंकर से, जिन्हें बहुत लंबा एक्सपीरियंस है फंड मैनेजमेंट का। और अब द वेल्थ कंपनी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड का NFO आ रहा है, जो कि 19 नवंबर 2025 से लेकर 3 दिसंबर 2025 तक ओपन रहेगा। और ये ओपन एंडेड स्कीम है, उसके बाद भी कंटिन्यूस सेल और परचेज के लिए स्कीम ओपन रहेगी। लेकिन क्योंकि NFO आ रहा है तो जानना जरूरी है कि किस तरह से फंड मैनेज होगा, क्या उम्मीद रखनी चाहिए इन्वेस्टर्स को इस फंड से। तो हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे आज अपर्णा जी से। मैडम नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और एक NFO है अगेन, अभी हाल ही में आपने एक NFO क्लोज किया और सक्सेसफुली 4 NFO किया इसके। हाँ 4, मतलब मैं फ्लेक्सीकैप की बात कर रहा था। हाँ डेफिनेटली आपने 4 NFO क्लोज किए और अब एक और नया फंड है। और आपको क्योंकि इक्विटी मैनेजमेंट का तो बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, ये थोड़ा सा अलग फंड है जहाँ पर इक्विटी के साथ साथ डेट भी है, कमोडिटीज़ भी है। तो इस पर आपसे मैं बहुत सारी बातें जानना चाहूँगा। तो पहला सवाल, इस वक्त पर जब हमने देखा कि पिछले 1 साल में इक्विटी के रिटर्न्स ऑलमोस्ट नेगेटिव या फ्लैट रहे, मतलब कुछ रिटर्न दिखाई नहीं दिए, निफ्टी 50 की हम बात करें स्पेशली। गोल्ड ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया, लेकिन गोल्ड ने भी अपने पीक से थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर दिखाया है। तो अब आने वाले समय में इन्वेस्टर्स को अलग अलग एसेट क्लास से क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आपने ये मौका देने के लिए। हम लोग ने जो लास्ट मंथ में हमने 4 NFOs क्लोज किए थे, वहाँ पे फ्लेक्सीकैप और एथिकल फंड भी थे। अभी हम लोग ये 19 नवंबर से मल्टी एसेट एलोकेशन फंड हमारा शुरू हो रहा है। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ये जो एक ब्यूटीफुल कैटेगरी है, ब्यूटीफुल मतलब जो मैं बोल रही थी कि फ्लेक्सीकैप इज अ क्लासिक प्रोडक्ट फॉर इक्विटी इन्वेस्टर। एवरी इन्वेस्टर, इक्विटी इन्वेस्टर हैज टू हैव दैट प्रोडक्ट। अभी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड वो उससे भी बेहतर है। मतलब ये जो कैटेगरी है वो इक्विटी ओरिएंटेड इन्वेस्टर हो या डेट ओरिएंटेड इन्वेस्टर हो या जो भी हो, जिसको मल्टीपल एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या सारे इन्वेस्टर को ये कैटेगरी में इन्वेस्ट करना ही चाहिए, उसके लिए ये कैटेगरी बहुत ही अच्छी कैटेगरी है। क्योंकि इसके फायदे हैं कि मिनिमम कम से कम 3 एसेट क्लासेस में इसमें इन्वेस्ट करने की सेबी ने कंडीशन डाली हुई है। तो फॉर्चुनेटली वी विल बी इन्वेस्टिंग इनटू एटलीस्ट मिनिमम 10% इन ईच एसेट क्लास। सो उसमें क्या होता है, डेट है, इक्विटी है, गोल्ड है, अदर कमोडिटीज है, प्रेशियस मेटल्स है, दूसरे मेटल्स भी है। और हमने ये और भी थोड़ा रिफाइन किया है, हमने इसको रीट भी ऐड किया है। रीट के लिए भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर जबकि इक्विटी और डेट इतना सारा वेट लेके जाता है, सारा मतलब फंड मैनेजमेंट हमारी कम्युनिटी का पूरा ध्यान इक्विटी और डेट पे रहता है, तो काफ़ी टाइम ये जो बाकी के एसेट्स हैं वो थोड़े निगलेक्ट हो जाते हैं। पर ये मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में हमने ये सोचा है कि हम लोग ये पहले तो जो कैटेगरीज है उसको इक्वल इम्पोर्टेंस दे देंगे। जैसे इक्विटी, डेट और दूसरे एसेट्स जो है गोल्ड, सिल्वर, अदर मेटल्स एंड रीट्स, दिस विल बी वन कॉम्बिनेशन ऑफ वन कैटेगरी, उसको भी हम इक्वली इम्पोर्टेंस देंगे। आपने पूछा कि यहाँ से आगे जाके कैसे डिफरेंट क्लासेस, एसेट क्लासेस का रिटर्न्स हो सकता है। बिल्कुल, हमारा हाउस व्यू है यहाँ से भी गोल्ड अगले 2-3 साल के लिए काफ़ी अच्छा करेगा। मोस्ट प्रोबेबली ये इक्विटी से भी बेटर करेगा। तो इसके लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा थोड़ा सा एलोकेशन इस एसेट की तरफ भी होना चाहिए। ठीक है, तो गोल्ड पर तो आप बहुत पॉजिटिव हैं। इक्विटी में क्या लग रहा है आप, क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, निफ्टी 50 ने 26,000 का ये नंबर क्रॉस किया था, लेकिन फिर से नीचे आ गया। शायद वीडियो हम जब तक पब्लिश करें या उसके बाद व्यूअर्स देखें तो हो सकता है आगे भी चला जाए, पर फिर भी हम अगर बात करें पिछले 1 साल की, तो निफ्टी 50 ने निवेशकों को बहुत ज़्यादा मतलब खुश नहीं किया है। पर आगे आने वाले समय में क्या उम्मीद की जा सकती है? इक्विटी हमें
लगता है ऐसे अगले 2-3 साल में या उससे भी लंबे समय, इक्विटी तो वैसे भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बिल्कुल। लिए है और ये फर्स्ट फेज नहीं है कि जहां इक्विटी ने क्लोज टू 0% रिटर्न दिया है। पिछले हिस्ट्री में भी काफी टाइम ऐसे हुआ है और ये यूजुअली 2-2.5 साल तक ये फेज रहता है, फिर वहां से जो रिटर्न होते हैं वो काफी अच्छे रहते हैं। तो इक्विटी में क्या ग्रोथ ड्राइवर्स है, क्यों यहाँ से इक्विटी बेटर करना चाहिए या उसके लिए क्या ग्रोथ ड्राइवर्स है, इसके ऊपर थोड़ी नजर डालते हैं। जैसे कि इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ क्या है, वो अगर यहाँ से बेहतर हो रही है तो इक्विटी विल बी डिलीवरिंग बेटर रिटर्न्स। अभी इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी सारी कंपनीज, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, एसएमईज हो, एमएसएमईज हो, ये सारी कंपनीज ने थोड़ा 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 बेटर करना चाहिए। अभी आप बोलेंगे ये बेटर कब करेगा, तो हम लोग अगर लास्ट 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स देखें तो जो प्रीवियस क्वार्टर था, जैसे कि जून का क्वार्टर एंडिंग था, तो वहाँ पे हार्डली, मतलब एकदम हल्के से वो सारा इनिशियल ये दिखना शुरू हुआ था। September quarter is still better than the previous quarter. So now we feel that there are less of downgrades. अपग्रेड्स इतने अच्छे बहुत ज़्यादा हो नहीं रहे हैं, पर अगले 2-3 क्वार्टर्स में ये भी शुरू हो जाएगा। सो जो अर्निंग्स मोमेंटम या अर्निंग्स ग्रोथ का जो सपोर्ट है वो इक्विटी वैल्यूएशन के लिए आना शुरू हो जाएगा। तो मार्केट थोड़ा पहले ही डिस्काउंट करना शुरू कर देता है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से और 1-2 क्वार्टर में वो looking at a higher level, that journey should start. मतलब जो प्रॉब्लम्स थी वो ऑलमोस्ट खत्म होने जा रही हैं और आगे मतलब देखा जाए तो रिटर्न्स अगर नहीं बने तो इन्वेस्टर्स को तो गवर्नमेंट काफी सारे इनिशिएटिव्स ले रही है, उसके लिए काफी सारा, मतलब वो सोच के जो इनिशियल इनिशिएटिव्स एक्शंस लिए हैं गवर्नमेंट्स ने, आई थिंक दैट शुड सपोर्ट द गोइंग। प्रॉब्लम से मेरा मतलब ये भी था कि ना, इन्वेस्टर्स जिन्होंने तेजी का मार्केट देखा, गिरावट देखी, तो ये प्रॉब्लम ही हो गई। तो कम से कम अगर ये बने कि आगे रिटर्न्स नहीं भी बन रहे हैं पर नुकसान नहीं हो रहा है, तो ये भी अपने आप पॉजिटिव होता है। तो आप कह रही हैं कि 1-2 क्वार्टर और थोड़े से इस तरह से धीमे रह सकते हैं, बट आने वाले समय में इक्विटी पर भी आप काफी पॉजिटिव लग रही हैं। और यही बात जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि इसीलिए हमको एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, अदरवाइज ऐसा पता होता तो इन्वेस्टर ने पूरा इक्विटी का पैसा निकाल कर 1 साल पहले पूरा गोल्ड में डाल दिया होता तो बहुत खुश होते थे, है ना। बट ऐसा तो होता नहीं है ना कि ऐसा हो सकता है, तो इसके लिए एसेट एलोकेशन, बट ये फंड जो कैटेगरी है ये तो बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है जो आपने कहा। और सेबी ने कैटेगरी ऐसी बनाई है जहाँ पर स्कोप भी बहुत ज़्यादा है कि मतलब मिनिमम 10% रखना है, हर एसेट क्लास में मिनिमम 3 एसेट क्लास होने हैं, बट कितना ज़्यादा करना है वो तो फंड मैनेजर के अपने हाथ में है। लेकिन इस वक्त पर देखा जाए तो 2 तरह के फंड्स हैं इस कैटेगरी में। एक वो जहाँ पर इक्विटी एलोकेशन मिनिमम 65% रखा गया है, दूसरे वो है जहाँ पर इक्विटी एलोकेशन 35% से ऊपर और 65% के नीचे है। ये सिर्फ टैक्स प्लानिंग के हिसाब से अलग अलग है, क्योंकि दोनों पर टैक्स स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। पहली बात, आपका जो फंड है ये आप कैसे मैनेज करने वाले हैं, इसमें इक्विटी का एलोकेशन, डेट का एलोकेशन, गोल्ड का किस तरह का देखा जाएगा? बहुत बढ़िया सवाल है और मैं ये 2-3 स्टेज में इसका जवाब दूंगी। पहले तो एक ब्रॉड लेवल पे, जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, हमारे लिए ये प्रोडक्ट है, वी आर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट, सो वी हैव टू मैप द कंपटीशन, मतलब बाकी सारे फंड हाउसेस क्या कर रहे हैं, हमारे इन्वेस्टर की क्या नीड है, हमारे इन्वेस्टर की नीड में और जो ऑफरिंग्स है उसमें कोई गैप है क्या, हम लोग यहाँ से बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग सोचते हैं। और उसी हिसाब से हमने ये जो फंड लॉन्च किया है वो हमारा दूसरी कैटेगरी में, मतलब ये हाइब्रिड काइंड ऑफ टैक्सेशन वाले कैटेगरी से नीचे रहेगा। हाँ, सो इक्विटी 35 से 65 के बीच में रहेगा और बाकी सारे एसेट्स अकॉर्डिंगली रहेंगे। तो हमने ये सोचा कि अगर ऐसे, क्योंकि वैसे देखा जाए तो प्योर इक्विटी फंड्स काफ़ी सारे हैं, इन्वेस्टर को काफ़ी सारी चॉइस है जहाँ पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके लिए माफ में आने की ज़रूरत नहीं है। माफ की जो पर्पज़ है, उसका जो टारगेट है, वो अचीव करने के लिए हमको ऐसे लगा कि अगर ये हाइब्रिड हो जहाँ पे दूसरे एसेट्स का भी रिप्रेजेंटेशन बेटर हो, वो वैसे प्रोडक्ट होना ज़रूरी है। फिर दूसरी बात हमने ये सोची कि अगर ये 3 कैटेगरीज ऑफ एसेट्स हैं तो ये तीनों कैटेगरी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, उसको इक्वली इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। ठीक है। सो
और फिर ये लो कोरिलेटेड कैटेगरीज हैं जो एक दूसरे के साथ कोरिलेशन काफ़ी कम है। लो है। जैसे इक्विटी और गोल्ड का देखेंगे तो उसका तो नेगेटिव कोरिलेशन -0.04। ओके। गोल्ड और सिल्वर का देखोगे तो भी वो कम है कोरिलेशन, ऐसे बहुत लो कोरिलेशन है। ठीक है। और हमने ये साइकिल्स भी देखे हैं। इट्स अबाउट व्हेन टू इन्वेस्ट, इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट वेयर टू इन्वेस्ट। सो अगर एसेट एलोकेशन पे अगर आप सही जाते हो तो शायद आपको थोड़ी बेटर नींद आएगी और ये लंबे समय तक का जो घोड़ा है वो बहुत ज़्यादा निगरानी के बगैर भी चल सकता है और लंबे समय तक चल सकता है। So we decided that we'll have equal importance and that's how we will have a core kind of a strategic allocation. So जिसमें equity 40% होगा, debt 30% होगा और बाकी assets जो है 30% होंगे। So अभी फिर दूसरा क्या किया हमने कि इसमें जो रिलेटिव रिटर्न्स मतलब जो सिमिलर रिटर्न्स के जो हैं जैसे रीट्स और डेट है वो एक इसमें हमने बकेट में डाले हैं। वो उस दो मतलब रीट्स को इक्विटी के साथ जोड़ा जाता है पर वो इक्विटी के जैसा वोलेटाइल इक्विटी के जैसा हाई और लो रिटर्न जनरेटिंग एसेट नहीं है। टैक्स की बात अलग है, वो तो टैक्स की वजह से रखा हुआ है कि सेम कैटेगरी में। आप कह रहे हैं कि रिटर्न्स के हिसाब से या परफॉर्मेंस के हिसाब से कैसे देखें तो आप इसको so हमने वो डिफरेंट मतलब डेट के सिमिलर कैटेगरी में डाला है। सो दिस इज द कोर स्ट्रेटेजिकल होल्डिंग एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव मोमेंटम ऑफ दिस डिफरेंट एसेट्स वी विल हैव अ टैक्टिकल अलोकेशन। ओके। सो जैसे ये टैक्स अभी हाइब्रिड का जो है तो हमको इक्विटी में मिनिमम 35 रहना है। सो विल हैव दैट रेंज 35 to 65। जहाँ पे बहुत ही वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है वी विल हैव काइंड ऑफ अ करेज टू मूव अप टू 65%। वैसे ही गोल्ड का जो हमारे सीड में जो फ्लेक्सिबिलिटी दी है 10% to 50%, बट वी विल ऑलवेज सी टू इट दैट वी हैव एटलीस्ट 15 to 20% इन द गोल्ड, सिल्वर, प्रेशियस metals or the other commodities like other maybe another additional thing what we are planning to do is that we can have an exposure to the metal indices which is a reflection of the other metals also। हम लोग डायरेक्टली जाके कॉपर और बाकी एल्यूमिनियम में शायद एक्सपोजर इतना इफिशिएंटली नहीं पाएंगे बट वी हैव सम स्टॉक्स और सम इंडाइसेस व्हिच वी कैन रेप्लिकेट टू हैव दैट काइंड ऑफ पॉजिटिव आउटलुक। फिर डेट जो है उसका इट विल बी मिनिमम 20-25% एंड वी कैन गो अप टू 35 to 40%। सो दिस इज हाउ वी विल हैव अ टैक्टिकल अलोकेशन एंड दैट इज हाउ द पोर्टफोलियो विल बी कंस्ट्रक्टेड। अगेन डेट और इक्विटी का जो है वी हैव सेट सम रेंजेस डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिट इंडेक्स व्हिच हैज अ यील्ड गैप एंड वोलेटिलिटी इंडेक्स एज अ फैक्टर्स। So moving from P ratio of 14 to 24, what kind of we'll have a staggering falling or increasing exposure to equity and then the balancing exposure to the debt. So वैसे हमने methodology we have drawn down the methodology and we'll follow that discipline to invest into and take advantage of different exposure to the different assets. अच्छा, ये कैसे डिसाइड होगा जो आपने बताया अभी कि जैसे आप तो इक्विटी मैनेज करेंगी, इक्विटी की आप CIO हैं, डेट दूसरे फंड मैनेजर करेंगे, गोल्ड को दूसरे फंड मैनेजर करेंगे, तो ये जो एलोकेशन डिसाइड होगा, मैनेज तो बाद में होगा, पहले एलोकेशन जो होगा ये कैसे डिसाइड होगा? जो आपका मॉडल बना है उस हिसाब से डिसाइड हो जाएगा कि किसने कितना करना है। सो करेक्ट, हमारी ये जो मेथोडोलॉजी है ये एक्चुअली मेथोडोलॉजी फाइनल रिफाइन करने के लिए ये सारा टीम वर्क ही था। ओके, equity analyst and equity team was involved, debt team was involved, gold ETF team was involved, and then we have finalized this, refined this methodology। अभी वो मेथोडोलॉजी डिफाइन होने के बाद देन वी डोंट वांट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। ठीक है कि मेरा डेसिबल पावर ज्यादा है इसलिए मेरा इक्विटी का प्रपोर्शन ज्यादा होगा, वो नहीं होना चाहिए। दैट ह्यूमन आप यही बोलेंगे कि भाई इक्विटी पे मेरा है तो ज्यादा नहीं, तो मेरा व्यू से कुछ नहीं होगा। वो दैट इज व्हाट इज कि ये नंबर्स क्या बोल रहे हैं, ये रिलेटिव मोमेंटम क्या बोल रहा है। सो वी हैव हाउ दिस अलोकेशन विल बी डिसाइडेड इज आल्सो बेस्ड ऑन द रिलेटिव मोमेंटम। ठीक है, डेट इक्विटी का मोमेंट रिलेटिव मोमेंट कैसा है,
डेट गोल्ड का, इक्विटी गोल्ड का, गोल्ड सिल्वर का रिलेटिव रेशियो कैसा है, डिपेंडिंग अपॉन देन विल हैव अ अलोकेशन। और जस्ट नॉट टू लूज टू मच ऑफ टाइम, और मे बी टू बी लिटिल मोर रिलेवेंट, विल हैव अ मंथली रिबैलेंसिंग ऑल्सो। मंथली से कम बहुत ज़्यादा रीबैलेंसिंग होता है, मंथली से ज़्यादा वो शायद ऐसे होता है कि वो हो गया है जो होना है, एंड देन वी आर टेकिंग postmortem kind of action correct. that we don't want to fall into that position also. So we feel that at least monitoring तो काफ़ी rigorous होगा, rebalancing will be at a monthly interval basis is what we are anticipating. तो सबको साथ में बैठ कर डिसाइड करना होगा कि इतना लोकेशन कैसे होना चाहिए। Methodology है that numbers will through the data points. अच्छा, फिर आपके हिस्से में जो भी आएगा कि इक्विटी में इतना लोकेशन करना है, तो आपने लास्ट टाइम बोला था, टीवी पे बात भी हुई थी, और जब हमने लास्ट टाइम ये डिस्कशन किया तब भी बात हुई थी कि आप बिलीव करते हैं कि पोर्टफोलियो जो हो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड भी ना हो और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड भी नहीं। तो फ्लेक्सी कैप के बारे में बोला था कि 40 के आसपास स्टॉक्स, 40-45 के आसपास रखना चाहेंगी। तो अगर हम बात करें मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की, क्योंकि यहाँ पर जो टोटल एसेट होगा उसका एक छोटा हिस्सा आपके पास आएगा, तो कितने स्टॉक्स इस फंड के पोर्टफोलियो में हो सकते हैं, किस तरह का रहेगा पोर्टफोलियो? सो इक्विटी का जो है, आई मीन दिस इज ऑल ऑर्गेनाइजेशन लेवल फिलॉसफी, ठीक है। सो वी विल फॉलो इट फॉर दैट डिसिप्लिन विल बी अक्रॉस मल्टीपल स्ट्रेटजीज। Okay. So for the equity portion also, depending upon ki what is the AUM or उस पे डिपेंड करेगा, will move around Correct. maybe little lower, maybe 30 to 40 number of stocks. Correct. But 45 is good optimal diversification. Anything below 25 becomes very concentrated, and then it becomes investor को अगर हम लोग बोल रहे हैं कि low volatility product है और उसमें इक्विटी में हम लोग हाई वोलेटिलिटी बिकॉज ऑफ द कॉन्सेंट्रेटेड नेचर डालेंगे, तो आई थिंक दैट डजंट जेल वेल। तो इसी से एक बात और जुड़ी हुई जो आपने बोला कि कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो मतलब वो शायद नहीं सूट करेगा फंड को। तो अगर हम बात करें मार्केट कैप की, तो फ्लेक्सी कैप में तो क्योंकि निफ्टी 500 आपका बेंचमार्क होता है, तो अक्सर क्योंकि बेंचमार्क में ही देखा जाए तो एलोकेशन लार्ज कैप का ज़्यादा है, और वो देखने को मिलता है कि जो फंड्स हैं उसमें भी लार्ज कैप एलोकेशन इस वक्त पर तो स्पेशली में बात को ज़्यादा दिखाई दे रहा है। हालांकि फ्लेक्सिबिलिटी है, यहाँ पर भी फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास में कि एलोकेशन कम ज़्यादा हो सकता है, बट आप अपने माप में कितना एलोकेशन किस तरह के सेगमेंट में रखना पसंद करेंगे, या फिर टाइम पर ही भी चेंज होता रहेगा? करेक्ट। सो एक तो पहली चीज़ है, फ्लेक्सी कैप का बेंचमार्क था NSE 500, जिसमें मिड एंड स्मॉल कैप का एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है। माफ का बेंचमार्क इज NSE निफ्टी 200, तो उसमें लार्ज कैप का एक्सपोजर थोड़ा ज़्यादा है। और अगर हम लोग इन्वेस्टर को ये बोल रहे हैं दिस विल बी अ लो वोलेटिलिटी प्रोडक्ट, फिर जो पहले मैंने बात बोली थी वो अगेन दोहराती हूँ कि volatility does not come from the market cap. Okay. It comes from you not understanding the business well. Okay. Or there is some kind of a disconnect in your understanding in how the business is progressing. Okay. The valuations आपने सही नहीं assess किए और हाँ, valuation तो एक part है, but Okay. business की volatility I think you Okay. have not assessed it properly. अच्छा। So वहाँ पे है, but additionally अगर हम इन्वेस्टर्स को बोल रहे हैं कि ये लो वोलेटिलिटी प्रोडक्ट है, आई थिंक वी शुड बी अलाइव टू दैट व्हाटएवर द प्रॉमिसेस वी हैव मेड फॉर द इन्वेस्टर्स, एंड आई परसीव दैट दिस विल हैव अ लिटिल हायर लार्ज कैप एक्सपोजर दैन द फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप कैरेक्टरिस्टिक ही अलग है उसका, यू हैव टू नेविगेट बिटवीन डिफरेंट मार्केट कैप्स डिपेंडिंग अपॉन द अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे वो कैरेक्टरिस्टिक है, you have to have optimal or better returns with lower volatility. तो थोड़ा सा वो टैक्टिकली लार्ज मिड कैप स्मॉल कैप का शायद एक्सपोजर थोड़ा कम हो। ओके। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, शायद इस फंड से रिलेटिव से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब सूटेबल ना हो क्वेश्चन, लेकिन मेरा सवाल ये था, आपने भी कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मार्केट कैप के हिसाब से वॉलेटिलिटी कम ज़्यादा हो सकती है, पर देखा तो ये जाता है कि लार्ज कैप में स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है और मिड कैप में ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखी जाती है, स्मॉल कैप में ज़्यादा उससे ज़्यादा देखी जाती है। पर आपने कहा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर आप एक वाइज फंड मैनेजर हैं तो आप वॉलेटिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं? स्मॉल कैप में भी ऐसे स्टॉक्स हो सकते हैं, अगर आप समझते हैं बिजनेस को और सही वैल्यूएशन में बाई करते हैं
तो वहाँ पर ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होगी, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, क्यों नहीं हो ओके। सकता है। मतलब मतलब without क्यूरियोसिटी मैंने naming आपसे without क्वेश्चन पूछा। naming a company, I हाँ, think, I mean, the one हाँ, of the mega हुँ, caps, हुँ, हुँ, in energy sector, how हुँ, much do you really understand the business? I ओके। mean, how much do you, हाँ, वो हाँ, शायद मिड कैप कोई बिजनेस हो, हुँ, which you understand much more, so अच्छा, you have a higher conviction, हुँ। वो भी है, तो उसमें कन्विक्शन आप तो हो सकता है, बट क्या होता है कि जैसे स्मॉल कैप का जो एक नेचर है कि एक्सपेंशन फेज में होते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लेते हैं, ज़्यादा एक्सपेंड करते हैं, तो उससे ऐसा हो सकता है ना कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी, एक तो ये बात है, शायद वोलेटिलिटी कहाँ पे आती है, जहाँ पे बाइंग सेलिंग ज़्यादा होती है, बाइंग सेलिंग ज़्यादा होती है, तो ओके। शायद ये जो शेयर होल्डर्स है उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो एट्रीब्यूट्स क्या है, वो देखना ज़्यादा ज़रूरी होगा। मे बी इंटरेस्टिंग लार्ज है। कैप और मेगा कैप्स ऐसे हुँ, स्टॉक्स में हुँ, इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स आर मोर, ओके। HNIs and smaller shareholders are हुँ, less. हुँ, Maybe that gives a stability हुँ, rather than the business volatility. हुँ, और दे आर द मैच्योर बिजनेसेस, हमको पता है हुँ, कि इसमें इसमें से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ओके, इंटरेस्टिंग, एक्सीडेंट्स बहुत कम होते हैं, ओके। जबकि ये स्मॉल और मिड कैप में है, मे बी वहाँ पे ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस ने अभी तक एक्सपोजर ना लिया हो, हुँ, हुँ, वहाँ पे शेयर होल्डिंग इज़ मोर फ्रैगमेंटेड, हुँ, और फिर और इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन भी है, तो हुँ, कोई इन्वेस्टर हो, या हुँ, तो उसको बहुत ज़्यादा पता है कंपनी के हुँ, बारे में हुँ, बिकॉज़ ऑफ द सम आर्बिट्राज ऑफ इन्फॉर्मेशन, हुँ, और कुछ पता नहीं है। हुँ, सिर्फ़ वो अपना काइंड ऑफ डाउनफॉल इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट, हुँ, सो थोड़ा-सा फॉल हो जाता है, हुँ, तो वो भी सारे आ जाते हैं बेचने के लिए। सो ओके, दैट मे बी, आई मीन, इफ आई इंटरेस्टिंग। थिंक इट अलाउड, आई थिंक हुँ, दैट कुड बी वन ऑफ द मेजर रीज़न यस, व्हाई ओके, देयर इज़ अ हायर वोलेटिलिटी। गॉट इट। नहीं, ख़ैर अब आते हैं वापस अपने इस स्कीम पर। ये तो मुझे आपकी बात से थोड़ा-सा मतलब क्यूरियोसिटी हुई कि मैं और समझूँ इस बात को, क्योंकि इन जनरल तो यही माना जाता है और देखा भी जाता है कि लार्ज कैप थोड़े स्टेबल होते हैं, कम वोलेटिलिटी होती है, स्मॉल कैप में ज़्यादा होती है। बट आपने जो एक्सप्लेन किया, बिल्कुल ऐसा हो सकता है अगर आप उसे सही से मैनेज करें। अच्छा, एक आपने फिलॉसफी बता दी इस फंड की, किस तरह से रहेगा, कितना एलोकेशन किस तरह रह सकता है। बट अगर हम और कुछ बात करें कि स्टॉक सिलेक्शन को लेके क्या का आपका कोई ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया है आपने, ज़्यादा बॉटम अप रिसर्च पर फोकस होगा या फिर मैक्रोज पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा? तो क्योंकि अभी तक फ्लेक्सी कैप तो बहुत समझ में आ गया है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बट ये फंड जाना जाता है कि आपका असेट एलोकेशन को ये एड्रेस करता है। बट करेक्ट। चीज वही है कि इक्विटी का जो एलोकेशन है, वहां पर भी यदि हमें रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने हैं, तो कुछ तो उसका स्ट्रक्चर होगा, कुछ आपका फंड मैनेजमेंट का एक अलग फ्रेमवर्क होगा। तो उसको जरा और मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि आप क्या करने वाले हैं? Correct. So we have a investment philosophy of change plus age. हम्म, Uh, we वो यहाँ भी रहेगी, हाँ, जो फ्लेक्सी कैप में आपने so एक्सप्लेन की हाँ, थी। क्योंकि ये फिल्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ठीक। जो कंपनीज अच्छे कर रहे हैं, वो किस किस वजह से अच्छे कर रही है, हम्म, उसके पैरामीटर्स क्या हैं। हम्म, अगर वही पैरामीटर्स आगे जाके भी फ्यूचर में भी अगर फॉलो होते हैं, हम्म, तो ये कंपनी विल कंटिन्यू टू डू बेटर दैन हम्म, अदर्स, इज व्हाट इज द फिलोसफी। हम्म, सो अगर चेंज के बेस पे जाओ, मतलब अगर जहाँ पे चेंज हो रहा है वहाँ पे जाओ, हम्म, तो आई थिंक यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बिजनेस हम्म, ऑल्सो, एज आई हैव बीन saying that हम्म, change stand, every alphabet of that word has an important हम्म, factor attached to हम्म, it. हम्म, Capable management, हम्म, historical performance, attractive valuation, हम्म, navigating the business across multiple cycles, and then the governance, and then the earnings growth. So we हम्म, are taking the whole internal environment where the change is happening as a हम्म, philosophy. And हम्म, वहाँ पे अगर incremental change is positive, हम्म, and then which is reflected in the numbers, हम्म, then we should deep dive and look at what is that external environment, which हम्म, is in the form of age. हम्म, E for the exchange related factors like price volatility क्या है, प्राइस चेंज क्या है, हम्म, वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या है, हम्म, डोमेस्टिक फैक्टर्स कैसे हम्म, इम्पैक्ट कर रहे हैं बिजनेस को। हम्म, कोई बिजनेसेस है हायर जीडीपी ग्रोइंग बिजनेस, मतलब फेज में काफ़ी अच्छे करते हैं, कोई स्लो मूविंग जो जीडीपी फेज होता है वहाँ पे काफ़ी अच्छे करते हैं। देन द ग्लोबल फैक्टर्स, एफआईज, इनफ्लोज, आउटफ्लोज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू लुक एट, कि अगर स्टॉक के प्राइस को इम्पैक्ट करने वाला है, सो वी शुड बी काइंड ऑफ
अलाइव टू दैट सिचुएशन, और फिर उस हिसाब से हमको स्टॉक के ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है. एंड देन द फाइनल ई इज़ अबाउट एग्जिट और रीबैलेंसिंग द स्टॉक. There are multiple factors. At the time of entry only, you should be clear about ki what are those factors which will lead you to exit a stock if there is a better opportunity. So we are not going to marry a stock. So how should it matter? It should not matter to you whether you are invested into A, B or C. Okay. If the probability of generating better returns with a lower volatility is higher, you should switch. If there is a management who does something which is not in line with your investment rationale, or maybe some unrelated business expansion or all that, कि वहाँ पे जाके आपको पता है कि अगले 2-3 साल तो ये इसके रिटर्न रेशियोज वगैरह इम्पैक्ट होने वाले हैं. सो व्हाई डू यू वांट टू गेट स्टक? You should switch, or you to go a better opportunity. So these are the factors which would help us to follow that strategy of exiting and with a discipline. So we are clear. We should not get stuck कि अगर मैंने लिया अभी मैं बेचूं ना बेचूं, ये डायलेमा होना नहीं चाहिए. So जितना हो सके उतना क्लैरिटी फंड मैनेजमेंट टीम को होनी चाहिए, एंड देन यू शुड फॉलो दैट इज व्हाट इज द फिलॉसफी अबाउट द इक्विटी. सो एंड डिपेंडिंग अपॉन द मल्टीपल, आई मीन जैसे आपने कहा फ्लेक्सी कैप की, आपने बोला कि यू विल हैव काइंड ऑफ एक्सपोजर टू मिड एंड स्मॉल आल्सो. डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रैटेजी, इसे माफ की ज़रूरत नहीं है वो कि मतलब देयर कुड बी सम काइंड ऑफ कंट्रीब्यूट, आई मीन सम एक्सपोजर टू द स्मॉल कैप, आई एम नॉट सेइंग नो, which will help to generate better alpha. But then over exposure is also not right. What is the target is that sustainably एक अच्छे रेंज में returns आने चाहिए, which are digestible by the investors also. तो कोई इन्वेस्टर है, उसने अभी तक इन्वेस्ट किया ही नहीं है म्यूचुअल फंड में, पहली बार करना चाह रहा है और 1 लाख रुपया है उसके पास, तो क्या करे? द वेल्थ कंपनी फ्लेक्सी कैप या द वेल्थ कंपनी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, कहाँ इन्वेस्ट कर दे उसको? मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए करना चाह रहा है. सो अगर लॉन्ग टर्म होराइजन है, एनीथिंग, 5 साल के अगर ऊपर है, आई थिंक यू शुड हैव एन एक्सपोजर टू 60-70% इनटू मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सपोजर है डिफरेंट साइकिल्स में आ जाएगी. और फिर देन फ्लेक्सी कैप, बिकॉज फ्लेक्सी कैप इज डाइवर्सिफिकेशन ओनली इनटू इक्विटीज. अच्छा, ओके. सो जो अल्फा जनरेटिंग, एक बार आपको समझ में आ जाए कि ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट के डायनामिक्स क्या है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट के डायनामिक्स क्या है, एंड देन यू आर काइंड ऑफ गेट यूज्ड टू इट, देन यू कैन गो टू लिटिल मोर रिस्की प्रोडक्ट लाइक only equity kind of a product, which is a flexi cap. There also you should have you have a flexibility across switching between different market caps. और एक इन्वेस्टर SIP कर रहा है 20,000 महीने की, सब इक्विटी की स्कीम्स हैं और कुछ नहीं है, अब 5,000 रुपये बढ़ाने हैं उसे, तो एक गोल्ड ETF कर ले, गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड कर ले, या फिर मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ऐड करे, क्या करना चाहिए? 100% मल्टी एसेट एलोकेशन फंड करना चाहिए. इक्विटी तो ऑलरेडी है ना पोर्टफोलियो में काफी. हाँ, पर ये यहाँ पे जो इट्स नॉट अबाउट हैविंग एक्सपोजर टू वन सिंगल एसेट. ओके. इट इज अबाउट हाउ जो साइकिल्स ही होते हैं, तो कोई एक एसेट बेटर करता है, कोई वो जो एलोकेशन जो डिसिप्लिन है या जो अपॉर्चुनिटी है, आई थिंक अ फंड मैनेजर इज एबल टू डू इट इन वो जो यहाँ पे एलोकेशन बढ़ाना घटाना ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. अगर इक्विटी में ऑलरेडी है तो आई थिंक यू शुड हैव अ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड होना चाहिए, वेयर मतलब एक्सपोजर तो सारे, व्हाई नॉट रेट्स, व्हाई नॉट सिल्वर, व्हाई ओनली गोल्ड. और दूसरी बात जो मुझे भी लगती है और आपकी बातों से बिल्कुल क्लियर है कि बात ये नहीं है कि आपके पोर्टफोलियो में अगर फिक्स रखना है आपको कि 20% गोल्ड है तब तो ठीक है आप रख रहे हो, बट सवाल ये है कि अगर गोल्ड अच्छा करने वाला है और वो एलोकेशन बढ़ना चाहिए, तो वो तो आप कैसे करोगे? अगर फिक्स कर दिया तो यहाँ पर जो स्कोप है घटाने बढ़ाने का, उसका फायदा इन्वेस्टर्स को मिल सकता है. इन्वेस्टर को, जो रिटेल इन्वेस्टर्स है जिनके पास ये रिसोर्सेज या टाइम नहीं है, दे विल बी ओनली डिपेंडेंट ऑन द लैगिंग इंडिकेटर्स. गोल्ड चढ़ गया है इसलिए मुझे इन्वेस्ट करना है, वो जो रिसेशन इफेक्ट होता है ना कि अभी हुआ है, अभी इसने अच्छा किया है, मैं इसलिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी, मतलब वहाँ पे ज़्यादा ये एक्सीडेंट्स होने की
चांसेस ज़्यादा है। चांसेस ज़्यादा है। अच्छा। एक्सीडेंट्स इन द सेंस आई मीन द मिस अलोकेशन, नॉट द एक्सीडेंट्स, एग्जैक्टली एक्सीडेंट्स। अच्छा, एक बात बताइए, आपका बड़ा लंबा एक्सपीरियंस है फंड मैनेजमेंट का। एक बात जाननी थी आपसे, जिसे कहते हैं ना इन्वेस्टर्स अपनी गलतियों से सीखता है, कुछ ना कुछ गलती हो जाती हैं। और मतलब मुझे तो खैर पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मैंने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया, गलत टाइम पर किया और वहाँ पैसा नहीं बना। उस टाइम पर अगर मैं देखूं कि इक्विटी ने जितनी अच्छी रैली दिखाई तो बहुत बड़ा डिफरेंस है उसमें, उसको तो याद ना करे तो मुझे अच्छा लगता है। बट ऐसे एज ए फंड मैनेजर कभी ऐसी कोई गलती आपसे इन्वेस्टमेंट में हुई हो, अपने पर्सनल पैसे को लेकर या फिर जिस फंड को आप मैनेज कर रही थी उसको लेकर, आपको लगता है कि एलोकेशन को लेकर या स्टॉक्स को लेकर ऐसा उससे सीखा हो आपने कुछ? हाँ, गलतियाँ तो सबसे होती है, मुझसे भी हुई है और काफ़ी सारी हुई है। अच्छा। बट वो गलतियाँ जब भी होती है, वो मतलब गलती हो गई है ये समझ में आना, ये अलग बात है। और वो गलती हो गई है, इसका करेक्शन करना बहुत ज़रूरी है और मैं कर रही हूँ, ये दूसरी बात है। शायद हमको काफ़ी बार गलती समझ में आती है, पर हम लोग वो करेक्टिव स्टेप्स लेने के लिए बैठे रहते हैं सर में और ज़्यादा लॉस को बढ़ाते रहते हैं ना। या तो हमारा आप ईगो फर्स्ट होता करते है, हो, हाँ। हमारा ईगो होता है कि हाँ Correct. मैं कैसे गलती मैं कर कैसे, सकती हूँ, ऐसा agree. नहीं है कुछ हाँ। एक्चुअली। गलतियाँ तो सबसे होती Okay. हैं, मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई होंगी ओके। जब भी मतलब। बट देन मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी वाज दैट टेकिंग दैट करेक्टिव एक्शन। जैसे पोर्टफोलियो में भी कोई भी गलती होती है, सो इफ यू आर एबल टू टेक अ करेक्टिव एक्शन सूनर, दैट इज बेटर रादर दैन कीप थिंकिंग अबाउट कि ये गलती क्यों हुई, कैसे हो सकती थी, मेरे से गलती कैसे हो सकती है। ये आई थिंक मार्केट हैज़ if you are here in the market for a longer period of time, you would have known that it will always humble you, always. I mean, it's market is the I mean whatever that हम बोलते हैं ना कि मार्केट के आगे कोई नहीं है, हम लोग सब यहाँ पे सीखने के लिए आते हैं। अगर अच्छा सीखेंगे तो अच्छा है। होती है मतलब पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन में भी गलती होती है। दैट इज़ व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव दैट क्लैरिटी अबाउट व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव। देखिए, अभी अगर आप ग्राउंड पे हो, आपको पता नहीं है गोल पोस्ट कहाँ है, कहाँ जाके गोल मारना है, ईस्ट में मारना है, साउथ में मारना है कि वेस्ट में मारना है। सो इट बिकम्स डिफिकल्ट, नो? सो यू नीड टू हैव दैट गोल पोस्ट in front of you. You should be clear about that goal post, and then you strike the goal. Very true. तो फंड मैनेजमेंट में काफ़ी मतलब मुझे लगता है प्रेशर वाला काम है और इन्वेस्टर का पैसा मैनेज कर रहे प्रेशर हैं तो नहीं लगता है। बट अगर प्रेशर ऐसा, मुझे तो ऐसा लगता है कि फंड मैनेजमेंट आसान काम नहीं है, क्योंकि अपना पैसा लॉस भी हो जाए तो चलता है, पर दूसरे के पैसे आप मैनेज कर रहे हो तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए क्या करती हैं? बुक्स पढ़ती हैं, म्यूजिक सुनती हैं, क्या रहता है? एक समझ लेते हैं कि दिस इज़ अ फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो मेरा शायद अपना खुद का पैसा शायद इतना डिलीजेंटली मैनेज नहीं करते, वो एक दुख है, वो एक गलती भी है। पर दूसरे का पैसा बहुत डिलीजेंटली मैनेज करना होता है। और हमारी तो एग्ज़ाम मतलब हर रोज़ 7:30-8 बजे तो पेपर का आउटकम आ जाता है, मार्कशीट तो आ जाती है, तो वो बहुत स्ट्रेसफुल है। बट देन इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हाउ यू काइंड ऑफ कीप योर सेल्फ, आई मीन एटलीस्ट मैनेज द स्ट्रेस। आई रीड, बट आई ऑल्सो वॉक, आई ऑल्सो रन, सो दैट इज़ फॉर मी बिंग अबाउट मैनेजिंग द स्ट्रेस। इनफैक्ट मैं कभी सोचती हूँ ऐसे में, वाइल आई एम रनिंग आई गेट लिटिल बेटर आइडियाज़ अबाउट हाउ टू डू वर्क, व्हाट विच स्टॉक टू लुक एट, हाउ टू लुक एट अ स्टॉक। वो सारा शायद एनर्जी लेवल काफ़ी भी करती हैं। हाँ, मैंने अभी 2 तारीख को कश्मीर मैराथन किया है। हाफ मैराथन मतलब है रेगुलरली। तो अभी मैं लेटेस्ट मतलब 2 नवंबर को ही कश्मीर में मैराथन करके आया हूँ मैं। सही, मेरा भी ड्रीम है, वहाँ मुझे करना है लद्दाख में। अब नेक्स्ट ईयर होगा कश्मीर में, आप ले कीजिए, ले इज़ मोर पॉपुलर। सो थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत सारी बातें बताई। बट क्या होता है, इन्वेस्टर्स को एक ही चीज़ चाहिए, रिटर्न्स, है ना? तो सारा टेंशन आपका रिटर्न्स जो हैं वो इन्वेस्टर्स के। तो आपने काफ़ी बातें बताई, मुझे उम्मीद है इन्वेस्टर्स को काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस NFO के लिए। मुझे उम्मीद है कि इन्वेस्टर्स की वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में ये फंड काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। आई एम रियली थैंकफुल पंकज जी, बहुत अच्छी बातें की हमने। माय प्लेजर। सो आज हमने दोबारा से, क्योंकि पहले भी
अपर्णा मैम से बात हो चुकी है उनके पहले फंड के एनएफओ के टाइम पर, स्पेशली फ्लेक्सी कैप को लेकर हमने बात की थी। और आज मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, अगेन मैं रिपीट कर दूं, जिसका एनएफओ 19 नवंबर से ओपन हो रहा है और 3 दिसंबर तक ओपन रहेगा। तो ये जो चर्चा हुई, मुझे उम्मीद है काफ़ी अच्छी रही और काफ़ी जानकारी आपको मिली होगी। फिर भी कोई सवाल या सुझाव आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।